घर में बैठने की जगह नहीं है। ये सब फालतू सामान मत दीजिए बेटी दामाद को। दामादों से भी कहूँगा, जितने दामाद बनने की उम्मीदवार हैं ध्यान दें, जितने समधी बनने वाले वो भी ध्यान दें, जितने बेटी के बाप हैं वो ध्यान दें, जितनी बेटियां हैं वो बिल्कुल चौकन्नी होकर ध्यान दें। नंबर 1, दिन में विवाह करो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, बस 5 घंटे में निपटा दो। कोई लाइट की जरूरत नहीं, कोई भड़बड़ की जरूरत नहीं। अंधेरे में गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ की भी जरूरत नहीं। सूरज निकला है, रोशनी में आनंद से हो रहा विवाह। एक टाइम भोजन खिला दो, फटाक से 4 बजे विदा कर दो। आप ये देखो, मेरी बेटी के पति के पास में, समधी के घर में कमी क्या है। अगर घर नहीं है तो सारा पैसा दूसरी जगह न दे करके उसको घर बनाने के लिए पैसा दीजिए कि आप 2 कमरे बनाइए, एक कमरे में बेटी रहेगी और दूसरे में हमारा समधी रहेगा, घर बनाइए। ये लीजिए 4 लाख। अगर देखो घर ठीक ठाक है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो 7-8 लाख की गाड़ी दीजिए और समधी से सलाह कर लो कि मेरे को केवल 4 लाख देना है, गाड़ी 8 लाख की है, 4 तू लगा 4 मैं लगाऊं, गाड़ी तेरी, पैसा आधा मेरा, जाओ। बताना मत किसी से, कहना दहेज में मिली, सम्मान मेरा होगा, गाड़ी तेरी होगी। ये बुद्धिमानी से काम कीजिए। ये सारा सामान उल्लुल जुल्लुल खरीद कर वहां कोई उपयोग नहीं होता है। मैं तो छत्तीसगढ़ में कई जगह देखा तो सामान रखने की जगह नहीं। कई बार हमको लोग पधरौनी बुलाते हैं, तो जिसके घर में जाता हूं 15 मिनट के लिए, तो स्वाभाविक है जिसके घर में जाऊं या कोई मेहमान जाए तो नाश्ता तो कराना ही चाहिए, तो नाश्ते का प्रबंध होता है। अब 10 घर में जाऊं 10 जगह नाश्ता तो कैसे खा सकता हूं, सोचो आप। फिर झूठ मूठ खाऊंगा, ठेलुआ लोग उड़ाएंगे माल। तो मैं कई लोगों को समझा देता हूं, नाश्ता की बजाय तुम नाश्ता में थोड़ा कुछ ले आओ। बोले क्या ले आऊं? तो मैंने कहा सेव फल ले आना बस। बोले केला, अंगूर, अनार, संतरा? हमने कहा कुछ मत लाना। बोले फिर? तो मैंने कहा कि तुम कपड़ा धोने वाला पाउडर ले आना, कपड़ा धोने वाली साबुन ले आओ, नहाने वाली साबुन ले आओ, और 7 जोड़ी चप्पल ले आओ, और 5 जोड़ी इनर ले आओ। तो बोले ये क्या है? हमने कहा नाश्ता के बदले वो सामान दो जो 6 महीने काम आ जाएगा। सही बात, होशियारी से काम करना चाहिए। तो कई लोगों के समझ में आ जाता, कई के समझ में नहीं आता। अरे बोलते वो भी ले आएंगे, ये भी कर देंगे। तो मैंने कहा भूख नहीं तो इसमें क्यों फालतू खर्च करो? अरे भूख नहीं तो थोड़ा थोड़ा खा लेना। क्या आवश्यकता है तुम्हारे दामाद को, क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हारी बेटी को, क्या जरूरत है तुम्हारे समधी को, वो सामान दीजिए। और शादी का मतलब है शादी को सादा ही कीजिए, शादी को सादी ही रखिए, उसको रंग बिरंगा बहुत मत कीजिए। आजकल के फैशन में मैं देखता हूं कि रात में शादी करेंगे तो 20-25 लोग तो लाइट खोपड़ी पर रखकर चलते हैं, डोरी बंधे हुए, और 10-20 लोग नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो वो नाचते हैं तो स्त्रियां खूब देखती हैं, जब उनका पति नाचता है तो खुश होती हैं कि नचा दिया, देखो नाचो। तो जब पति थक जाता है तो उसकी पत्नी स्टार्ट करती कि अब मैं मारती हूँ दमादम मस्त कलंदर, मेरा पहला नंबर। वो भी थोड़ा कूद फांद कर देती है, इधर उधर हाथ फेंक फांक दिया। बस नाचने का कोई ढंग तो है ही नहीं लोगों में, बस ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करते रहते। मैं तो सड़क पर निकलता हूँ, देखता हूँ तमाशा, मैं जानते बुद्धू ना, कुछ मालूम नहीं है नाचने का ढंग। ऐसे नाच पाओगे? नाचने की कलाएं होती है, नाचने में शरीर को भी बहुत दुबला करना पड़ेगा, फिर वो नाच होता है। बिल्कुल रबड़ की तरह झुकना चाहिए शरीर।
और फिर ये शरीर वरीर झुकाना और नाचना और नचवाना, इससे भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत ढोल ढाल बजा दो, बात खत्म करो, लड़की को विदा करो, फालतू काम मत करो। एक बार भोजन खिला दो और जो लायक है उसको दे दो, नालायक है उसको निकाल दो, बात खत्म, झंझट खत्म। अब ये सबको संदेश एक दिया जा रहा है और ये भी कहूंगा ध्यान देना। अभी मध्य प्रदेश में मैं जहां जहां जाता हूं लोग पानी की समस्या बताते हैं कि पानी नहीं, इसकी बड़ी चिंता है। राजा साहेब ने मेरे से वर्षा ऋतु में हम आए, बोले पानी नहीं, तो हमने कहा पानी बरसेगा। तो आज मैंने पूछा उनसे पानी बरसा? बोले ज्यादा बरस गया, उसमें चौपट हुआ और बोरों में फिर नहीं। तो मैंने कहा अगले साल बराबर बरसाऊंगा, न ज्यादा न कम, फिर भी बोर में पानी नहीं। हर किसान को चाहिए अपने प्लाट में 20 बाई 20 का एक गड्ढा खोदे, गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में बोर करा दे और बोर का पाइप थोड़ा ऊंचा रखे और उसको 20 बाई 20 का या 20 बाई 30 का तालाब जैसा बनाए। और जो वर्षा ऋतु का पानी खेत में बरसे वो सब सिमट कर उसमें इकट्ठा हो और स्थिर होने के बाद उस बोर का ढक्कन खोलो और उसके अंदर जमीन में जाने दो उस पानी को, उसको बह करके नदी नालों में मत जाने दो, उसको इकट्ठा करके बोर के माध्यम से अंदर जाने दो। जब अंदर सब लोग पानी भेज दोगे तो फिर 8 महीने पानी अंदर से बाहर निकालोगे तो सब फसलें हरी भरी होंगी। ये आपको करना पड़ेगा। आखिर 6-6 साल फसल नहीं होती है, उससे तो बेहतर है थोड़ा खर्चा कर लो। ऐसे मध्य प्रदेश की मिट्टी बहुत अच्छी है, जहां गेहूं डाल दो ऐसा बेशर्मी से गेहूं पैदा होता है, सोयाबीन भी खूब होती है और चना भी हो जाता है। धन्य है मध्य प्रदेश की मिट्टी। और मध्य प्रदेश के लोग कुछ ज्यादा समझदार भी होते हैं, प्रेमी होते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा फास्ट होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लोग कैसे होते हैं? जैसे होते तैसे होते। क्यों बताऊं कैसे होते? क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, बदनामी नहीं होगी क्या? इज्जत का सवाल है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बहुत अच्छे होते हैं, उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। दूसरे बहुत दुष्ट होते हैं, उनको कोई सुधार भी नहीं सकता। 2 मॉडल है वहां, कंस और कृष्ण दोनों यूपी में, मंथरा और कैकेयी दोनों यूपी में ही। सब तुलसीदास यूपी में, कबीर साहब यूपी में, राम भगवान यूपी में, कृष्ण भगवान यूपी में, कंस यूपी में, मंथरा यूपी में, ये सब यूपी में है। महात्माओं में भी मैंने देखा बड़े प्रचंड महात्मा वहां जन्म ले रहे हैं। लेकिन याद रखना कोई प्रदेश का बंधन नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना ही है। क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेश प्यारे हैं और सभी नर नारी हमारे हैं और सब गुरुदेव के सहारे हैं और सब दरिया के किनारे हैं। सबका प्रेम है। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था। एक बालक बहुत गरीब था, यही कथा थी ना। और गरीब इसलिए था क्योंकि उसके माँ बाप भी गरीब थे। और माँ बाप इसलिए गरीब थे इसलिए गरीब थे। तो माँ बाप ने कुछ कर्जा लिया। ज्यादा गरीबी, ज्यादा प्रॉब्लम, कर्जा भी लेना पड़ता है। कर्जा लिया और कर्जा लेकर मर गया। और प्राइवेट लोगों से कर्जा लिया, किसी से 2000, 10,000, 5,000। बाप मर गया। गरीबी से मारा हुआ परिवार, माँ के आदेश से वो बालक एक बड़ी परात में चना, मुरमुरा, बर्फी, पेड़ा घर में तैयार करके बेचने जाता था।
सड़क किनारे बैठकर बेचता था। अब जिनसे जिनसे उस गरीब बालक के बाप ने कर्जा लिया था, वो लोग उस बेटे से कर्जा मांगने आते थे कि पैसा दो, तुम्हारा बाप तो कर्जा लेकर मर गया, तुम दो, हमारा 2000 है, हमारा 5000 है। तो बालक बोलता था सबका पैसा दे दो, किसी का बकाया नहीं रखूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो दे दूंगा, अभी छोटा हूं, पैसा नहीं। तो कुछ लोग तसल्ली कर लेते थे, समझदार थे, कुछ ज्यादा लोभी थे, क्रोधी थे। तो उस बालक की एक आदमी ने लात मारा और उसका जो परात में चना मुरमुरा लैया वैया बेच रहा था, वो सब लात मारकर फेंक दिया और 2-4 लात उसकी मारी। तो उस बालक को बहुत दुख हुआ, परात लेकर घर आया और माँ से कहा कि माँ, पिताजी ने कर्जा लिया और लात मैं खा रहा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे आज्ञा दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इकलौता बेटा, माँ कैसे आज्ञा दे। माँ ने दिल पे पत्थर रखा और कहा कि कहाँ जाओगे बेटा? बोले मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, सत्य घटना सुना रहा हूं, झूठी बात नहीं। वो बालक ट्रेन में बैठकर बॉम्बे पहुंच गया और एक दुकान के सामने दिन भर खड़ा रहा। दुकान का मालिक उसको देखता रहा। शाम को फ्री हुआ तो बोला कि यहाँ क्यों खड़े हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या कंडीशन है। तो उसने सच सच बता दिया। तो दुकान मालिक ने कहा कि नौकरी करोगे मेरे यहाँ? बोले हाँ कर दूंगा। तो उसके यहाँ नौकरी किया। दुकान मालिक उसकी ईमानदारी और बेईमानी की परीक्षा के लिए कभी 100 का नोट इधर डाल दे उधर डाल दे। तो बालक जब झाड़ू लगाता था सुबह शाम, वो जो रुपये मिल जाए इधर उधर उठाकर उनको सेठ को देता कि सेठ जी उधर रुपया पड़ा था, ये उधर कैसे गया, ये लो रखो, आप संभाल के रखा करो। सेठ ने सोचा ही तो बहुत ईमानदार बालक है। ईमानदारी बहुत बड़ा हीरा है, इसको चाहे जहां भुना लो जा करके। याद रखना, ईमानदारी लोग रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी में जो दम है वो दम हमको पता है कितनी दम होती है। ईमानदारी बहुत बड़ी दम है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक फील्ड में काम करते हो या घर में हो, ईमानदार का तो प्रभाव कुछ अलग ही रहता है। आश्रमों में भी ईमानदार के हाथ में कमान जाती है। गुरु ढूंढता है कि मेरा शिष्य कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है। सगे बाप के साथ भी बेईमानी का काम नहीं कराएगा, उसको ऐसी सीट पर बिठाया जाता है। याद रखना, पॉलिटिक्स में भी कोषाध्यक्ष उसको बनाया जाता जो बहुत ईमानदार होता है, पार्टी का कोषाध्यक्ष। और ईमानदारी जिसके पास में है उसका विकास बहुत तेज होता है। एक एक पैसे का सदुपयोग होता है, पैसा इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है पर बचाना कठिन है, और बचाना भी आसान है पर पैसे को सही जगह खर्च करना कठिन है। कभी कभी आपका पैसा व्यर्थ की जगहों में खर्च हो जाता है। कभी कभी आपकी बुद्धि भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च होती है। आपकी वाणी व्यर्थ में खर्च हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक तुम प्रपंच की बातें करते रहते, तुम ये भी नहीं सोच पाते इन बातों का कोई अर्थ भी है क्या। पान ठेला पर खड़े बातें कर रहे हो, गप्पा मार रहे हो, वहां से जब तुम चल देते हो तो ठेला वाला भी कहता है कि खाम खा मेरा टाइम भी बिगाड़ता है, करके फालतू बात करता है। और जिनको रिक्शा चलाने की भी अकल नहीं, वो प्रधानमंत्री को भी अकल बताते हैं कि इस तरह देश चलाना चाहिए। अरे इतनी अकल होती तो तू ही देश चला देता फिर। ये आज की तारीख में हर आदमी जहां देखो वहां बैठ कर लोग
राजनीति की चर्चा बहुत करते हैं और सब सुधार संशोधन करते हैं कि प्रदेश में ये होना चाहिए, जिले में ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। उनसे पूछो तेरे घर में क्या होना चाहिए, तूने यहाँ क्या किया है घर में? घर को डीव डेला कर दिया है, बंटाधार कर दिया। तेरे मैनेजमेंट से तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। जो अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता है वो तहसील को भी अच्छी तरह संभाल सकता है और वो देश जिले को भी अच्छी तरह से संभाल सकता है। याद रखना, संभालने की जिसमें कला है उसको जहां रख दोगे वहां संभाल देगा ठीक से, और जिसमें संभालने की कला नहीं है उसको जहां सेट कर दोगे वहां सब बिगाड़ देगा। कितने लोग तो अधिकार पाकर के बड़ी बुराइयां सीखते, फिर 7 स्टार होटल में भोजन खाते, अधजल गगरी छलकत जाए। तुच्छ व्यक्ति इतरा कर चलता है, थोथा चना बाजे घना, ऊंची दुकान फीके पकवान। बड़ी रोब लगाते हैं लोग। कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन आपकी शालीनता और सभ्यता तो आप में रहना ही चाहिए। वो बालक बॉम्बे के सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। सेठ उस बालक से एक दिन पूछता है, क्या स्कूल पढ़ने जाओगे? बोला, आप जैसा आदेश देंगे पढ़ लूंगा। पढ़ने गए, पढ़ने में टॉप कर गया वो बालक। और टॉप करने के बाद उसको सर्विस भी मिल गई। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, एक ही बेटी है, तो इसी के साथ विवाह कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब बॉम्बे सिटी में अरबों की प्रॉपर्टी का वो मालिक हो गया। तो अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि मेरा असली घर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में है, आपकी इजाजत हो, आज के 70 साल पहले की बात है, तो अपनी माँ को मिलकर आऊं, तुम भी चलो साथ में। तो उसकी पत्नी भी गई और बूढ़ी माँ से जाकर मिले, पैर छुआ। माँ ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी अब तुम लौटोगे यहाँ। बोले, मैं लेने आया हूँ माँ तुमको, बैठो कार में। कार लाया हूँ। 70 साल पहले कार बहुत कम लोगों के पास होती थी, उसमें बिठा कर लाया। और बोला, जहां मेरे को बाराबंकी जिले में यूपी में लात मारा था लोगों ने, मेरे घर के पास में मंदिर बनाऊंगा भगवान का, और मंदिर का जो गेट होगा वहां मेरी मूर्ति लेटी हुई बनेगी, और उस पर जो पूजा करने आए वो अपनी लात मेरे ऊपर रख करके तब मंदिर में जाएं। ये लात मार की खाने वाला व्यक्ति आज बॉम्बे का बहुत बड़ा सेठ हो चुका है। आज भी वो मंदिर है और उसकी मूर्ति बनी हुई है। मेरे गुरु ने कथा सुनाई थी, उसका नाम था मोहन सेठ। उस बालक का नाम मोहन सेठ था। अब सोचिए किसका भाग्य क्या हो सकता है। मां के चिंता करने से भी बेटे का कुछ होने वाला नहीं, बाप की भी चिंता करने से बेटे का कुछ होने वाला नहीं। तुम अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी सिचुएशन में रखो, उसके लिए अच्छा सब सिस्टम बनाओ, लेकिन उसका भाग्य और उसका कर्म उसको प्रभावित करेगा। किस बेटे की किस्मत में क्या है तुमको क्या पता है। अभी स्कूल पढ़ने जाती है, बासी रोटी खाती है, फिर से आती है, भूखी है। बेटी को तुम कहते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, सहूर नहीं है। हो सकता वो बेटी उम्र बढ़ने पर न जाने कितनी बड़े घराने की बहू बन जाएगी। क्या उसके भाग्य में सितारा उदय होने वाला है। इसलिए आपके घर में बेटी का जन्म हो तो भी ये मत सोचना ये बेटी है इसको निपटा दो, निपटाने की जरूरत नहीं।
एक भाग्यशाली बेटी आपके घर पैदा हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारे घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्यशाली शिष्य किसी आश्रम में आ जाए तो आश्रम का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। सौभाग्यशाली व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए तो उस पार्टी का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। और बुद्धिमान और किस्मत वाला बालक तुम्हारे घर में दिव्य आत्मा जन्म ले ले तो तुम्हारे घर का पूरा नक्शा बदल डालता है। तुम क्यों उनकी चिंता करते हो, उनके लिए क्यों दुखी होते हो? धन की भी चिंता मत करो, धन कमाने की योग्यता बढ़ाइए, नई नई कलाओं को विकसित कीजिए, धनवान भी बनो। और जिस कार्य को करना चाहते हो उस कार्य को पहले किसी के यहाँ सहायक बन करके नौकरी करके सीख लो। सीखना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सब सीखना ही पड़ता है। अभी इतनी महिलाएं, ये कलाकार बैठी, इतने पुरुष ये गुणवान बैठे हुए हैं, मरने के बाद सारी कला भूल जाती है। अगला जन्म होगा तो फिर से सीखना पड़ेगा। न रोटी सेकना आएगा, न सिलाई मशीन चलाना आएगा, फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती। और जिसमें सीखने की भूख है वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे थे 400 रुपये महीने की। तो पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा ठीक से काम करना, नौकरी सही करना। तो धीरू भाई अंबानी ने एक ही बात कही थी, नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूँ, सीखने के लिए कर रहा हूँ। सीखने के बाद तो मालिक बनना है। क्या बात है।